इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रूल्स रिगार्डिंग कैम एप्लीकेबिलिटी का आपको पता होना चाहिए कि लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है और किस सिचुएशन में होता है, वॉलंटरली कम्युनिकेट करना हो या कानून रिक्वायर कर रहा हो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। फोकस किस चीज पे होगा, याद रखिएगा, करंट पीरियड ऑडिट पे, नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, मतलब किसी मामले पे अगर मॉडिफाइड ओपिनियन बनता है तो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना, कैम नहीं देना। MURGC, अगर किसी मामले पे MURGC है तो MURGC देना है, और नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन द कैम एज ओपिनियन इज ऑन FS एज अ होल। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कैम इस तरह से ना उसकी ड्राफ्टिंग हुई भी हो कि ये लगे कि वैसे एक तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल पे ओपिनियन दे रहे हैं और दूसरा आप उस मामले पे भी ओपिनियन दे रहे हैं, आपका ओपिनियन ऑन द FS एज अ होल है। ये तो आप एक एडिशनल कम्युनिकेशन कर रहे थे दैट दिस वाज अ मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द करंट पीरियड ऑडिट, तो आपने कहा कि यूजर्स को मैं इसके बारे में बता दूं कि मेरी क्या ऑडिट अप्रोच थी इस हवाले से। अच्छा, ये जो बात लिखे ना, नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन MURGC, याद रखिएगा वैसे बाय नेचर खसलतन क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और MURGC खसलतन ये कैम ही है, क्रॉस रेफर इसको कर देते हैं उधर, लेकिन इनकी तफसीलात अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस में बताई जाती हैं। इफ अ मैटर इज बोथ कैम एंड OM तो फिर उसको क्या रिपोर्ट करना है, स्कैम, ये हमने पहले ही देख लिया है। नो कैम सिनेरियो वैसे लिस्टेड कंपनीज के केस में रेयर होता है, लेकिन हो भी सकता है अगर लिमिटेड ऑपरेशंस हैं और या कैम एग्जेम्पशंस अप्लाई करेंगे। अभी कैम एग्जेम्पशंस हम देख लेते हैं। और रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज नॉट रिक्वायर्ड। जब नो कैम सिनेरियो होगा तो आप लिखेंगे वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स। वो जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होती है ना, जिसमें आप डिफाइन करते हैं कैम को कि कैम क्या है और हम इसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे, वो वाले मामलात नहीं कवर होंगे। वेयर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन MURGC या क्रॉस रेफरेंस टू द रेलिवेंट सेक्शन इन कैम सेक्शन, ये वाली बात हमने पहले ही कवर कर ली है कि क्रॉस रेफर किया जाता है, मतलब आप उसको उसके साथ लिंक बना देते कि MURGC में हमने ये बात की हुई है। कैम सेक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये बात हमने पहले जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के पॉइंट्स देख रहे थे उधर भी कवर की थी ना कि कैम सेक्शन, और कौन सा सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होता इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अदर इंफॉर्मेशन। कैम एग्जेम्पशन कब होगी, लॉ मना कर रहा हो डिस्क्लोजर का, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट ज्यादा और बेनिफिट डिस्क्लोजर का कम हो। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये सवाल आ भी चुका है पास पेपर्स में कि जी डॉक्यूमेंटेशन का बताएं कि कैम से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अगेन ये आपने याद करना है, बेसिकली एक लर्निंग वाला क्वेश्चन है। अदर इन्फॉर्मेशन में अदर इन्फॉर्मेशन होती क्या है, हम बार बार बात करते रहे अदर इन्फॉर्मेशन की, उसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, एनुअल रिपोर्ट माइनस FS माइनस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन FS। और इसमें आपने कहना होता है कि इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, हम कोई अश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी कंसिडर हमारा करना जिम्मेदारी है, और अगर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो 5वां पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन परटेन्स टू अ मैटर इन OI रेफर ओवर हियर। यहाँ पर डिस्क्लेमर क्यों नहीं मेंशन? डिस्क्लेमर में OI सेक्शन होता ही नहीं है। अगर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन अदर इंफॉर्मेशन से परटेन करे, इस बात का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री में आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली और एक ग्राफ बनाया हुआ है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इन्वेंट्री के ऊपर और वही गलत नंबर दिया हुआ है, तो अदर इंफॉर्मेशन भी मटेरियली मिसस्टेटेड है ना, तो आपने ये अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में रिपोर्ट कर देना है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां आपको आइडिया होना चाहिए, सिर्फ जो एक जिम्मेदारी ख़ास तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन की गई है उसको मार्क कर लें गोइंग कंसर्न के हवाले से, कि गोइंग कंसर्न के असेसमेंट करना, उसके डिस्क्लोजर्स देना अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है। इसके बाद जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेक्शन आता है वो सबसे बड़ा, अगर सेक्शन ऑडिटर्स रिपोर्ट का देखा जाए ना तो वो आमतौर पर 2 सेक्शंस होते हैं। कैम अगर ज़्यादा हो तो वो एक बड़ा सेक्शन हो जाता है, और दूसरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेक्शन। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो SACP का फॉर्मेट है ना, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपने बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ही में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेक्शन को इंक्लूड करना होता है। लेकिन वैसे जो आइजाज है ना उधर गुंजाइश है, उन्होंने कहा कि किसी रेगुलेटर की वेबसाइट पे दे दें या एनेक्चर में दे दें, या फिर तीसरी ऑप्शन यही है कि ऑडिट रिपोर्ट का ही पार्ट हो। अच्छा, इसमें जो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये सारे पूरे ऑडिटिंग प्रोसेस की ना समरी है, तो ये मैं गो थ्रू नहीं कर रहा, लेकिन इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। जो पॉइंट नंबर
9 है, उसका ए और बी नजर आ रहा है। प्रोवाइडिंग एथिक्स, इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस, कॉन्फर्मेशन टू TCWG के ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो TCWG को कॉन्फर्मेशन दे के हम इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, एक कॉन्फर्मेशन वो मेंबर्स को भी दे रहा है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, कहां पर? कि वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने पूरी की हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में मेंबर्स को भी कॉन्फर्मेशन दे रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस टू द मेंबर्स। लेकिन यहां पर वो किसको कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं? TCWG को। जिम्मेदारी बताई गई कि एक ये चीज, दूसरी चीज कम्युनिकेटिंग रिलेशनशिप्स दैट थ्रेटन सच कंप्लायंस एंड सेफगार्ड्स। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से उसकी ये कंप्लायंस में थ्रेट्स आए, और फिर जब थ्रेट अराइज हुआ तो उसने क्या सेफगार्ड्स अप्लाई किए, वो बेसिकली इधर मेंशन करनी है। अच्छा, ये जो 9A और B है, ये किसके लिए बताया गया? ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। ये 9 और 10 जो है ना, ये मार्क कर लें। मैंने और कोई भी नहीं आपको सेक्शन पढ़ाया, लेकिन 9 और 10 मैंने पढ़ाया खास तौर पे। ये मार्क कर लें, ये है ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, 11th पॉइंट जो है ना, वो क्रॉस आउट कर दें। 11th पॉइंट को क्रॉस आउट कर दें। हाँ जी, तीनों ABC तीनों इसके जो है ना, पूरा 11 और ABC तीनों क्रॉस कर दें। अच्छा, जो 10th पॉइंट है वो क्या है? कैम। और आपने यहाँ पे वो कहानी भी सुनानी होती है कि व्हेन कैम रिपोर्टिंग इज एग्जेम्प्टेड। कब एग्जेम्प्ट होती है? लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट कर रहा हो, पब्लिक डिस्क्लोजर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरा फेवरेट एरिया और आप लोगों का लीस्ट फेवरेट एरिया, लेकिन अब आप लोगों को भी याद हो गया है। सुनाए मिस मुनीबा जरा जिम्मेदारियां अंडर कंपनीज एक्ट। मैंने देख के नहीं, अच्छा अभी नहीं याद किया। मिस इसरा 6, एक तो हमने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वाला और ओपिनियन वाला ऊपर का। वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से याद किया और सुनाया। इन्होंने किस तरह का? इन्होंने कहा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हो, फिर दूसरा इन्होंने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट और FS आपस में मैच हो। बड़ा लॉजिकल फ्लो है। ये दो तो याद हो गए। ज़कात डिडक्ट एंड डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। सही सही सही। उसी कंपनी की होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। इन्वेस्टमेंट गारंटीज। अच्छा, गारंटीज रिसीव्ड या गारंटीज एक्सटेंडेड, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा ऑनलाइन वाले भी सारे। गारंटीज एक्सटेंडेड, इस तरह का वो खेल कर सकता है, गलत बना के दे के गारंटीज रिसीव्ड वर फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज बिजनेस, तो ये मिस्टेक होगी। गारंटीज रिसीव्ड पे नहीं ओपिनियन एक्सप्रेस करना, गारंटीज एक्सटेंडेड पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अच्छा, एक एग्जाम फोकस पॉइंट ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा, ज़कात डिडक्शन वाला और डिपॉजिट वाले पॉइंट में ना एक ट्विस्ट क्या आ सकता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ही नहीं है जिस पर ज़कात डिडक्ट और डिपॉजिट होनी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दैट केस नो ज़कात वाज डिडक्टेबल। उसके बाद आपके पास आ जाता है अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में यूज़ ऑफ अदर मैटर में क्या होगा? जो एम्फेसिस ऑफ मैटर था उसमें हमने एक बारीकी छोड़ दी, मैंने तो मिस कर ही थी, आप लोगों ने भी मिस कर दी, कि वो किन मामलात से रिलेटेड होता है? FS से रिलेटेड। अदर मैटर्स होते हैं अदर देन FS, ऑडिटर की जिम्मेदारियां ऑडिटिंग प्रोसेस के हवाले से बेसिकली वो चीज़ें होती हैं। इसमें फर्स्ट टाइम ऑडिट तो मेरे ख्याल में, वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा नहीं ख्याल इस दफ़ा टेस्ट होगा। पिछली अटैम्प्ट में टेस्ट हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम ऑडिट जो बहुत कोई फुर्सत में किस्मत लिखवा के लोग आए होते हैं ना, उनकी अटैम्प्ट्स में टेस्ट होता है। ऐसे ये मतलब हमेशा नहीं टेस्ट हो रहा होता। लेकिन आप लोगों को याद तो होगी है ना, क्या पता टेस्ट हो जाए। सॉरी, मैंने गलत बात कर दी है, अल्फाज में अपने वापस ले रहा हूँ। आप लोगों की अल्लाह ताला किस्मत बहुत अच्छी करे, मेरी भी बहुत अच्छी करे। ये जो है दोबारा भी टेस्ट हो सकता है, और हो सकता है इससे भी ये तो कितनी मुश्किल से याद आप लोगों को कराया पिट पिट के। वो बल्कि मिस राफिया ही एक दफ़ा पूछा
फिर दूसरी दफ़ा पूछा, मिस याद है ना? अच्छा वो तो ग्रुप में ही जवाब देंगी, देखें ग्रुप में जवाब आया होगा। तो एग्जाम्पल्स इसमें आपको याद होनी चाहिए। नहीं उन्होंने कहा था अभी मैंने नहीं उन्होंने कहा अभी मैंने नहीं याद किया, बस स्ट्रेट अवे जवाब, को लंबी चौड़ी बात ही नहीं। नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर में एक चीज़ ज़रा समझ लें, कि रेहान ने बल्कि ग्रुप में भी माशाल्लाह से गाइड किया था कि नाम एंगेजमेंट पार्टनर का ना पाकिस्तान में जो SCP ने फॉर्मेट बताया हुआ है, उसमें सारी कोई भी कंपनी का ऑडिट आप करते हैं तो जो जिस पार्टनर ने रिपोर्ट साइन करनी है, एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसका नाम लाजमन मेंशन्ड होता है। आइजाज ने ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। उसने कहा पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, हर एरी गैरी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और लिस्टेड कंपनीज में भी छूट है अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, फॉर एग्जांपल इन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस टू द एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा इसके बाद आपके पास आ जाता है सिग्नेचर, दस्तखत, ऑडिटर का एड्रेस, डेट में चीज़ एक याद रखिएगा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपके पास साई ऑब्टेन या मतलब आपको क्लाइंट कह रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आती रहेंगी, आप रिपोर्ट पे तो साइन करें, आप रिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे जब तक आपके पास साई ऑब्टेन नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, इसके लिए पहले FS का अप्रूवल ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड बाद में अकाउंट साइन कर रहे हैं और आप ऑडिट रिपोर्ट पहले इशू कर रहे हैं। ये सेम डेट पर तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि बोर्ड अकाउंट्स बाद में अप्रूव करे, ऑथराइज करे और आप उनको रिपोर्ट जो है वो पहले साइन करके दे दें। अच्छा इसके बाद सर जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ना, बस ये वाला एरिया कंप्लीट होने वाला है। आई अंडरस्टैंड वी आर ओवर रनिंग ऑन टाइम, दो जो हमारा स्टैंडर्ड ओवर रन करने का है उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं सिचुएशंस, पता नहीं कहाँ से कितने आइजाज से पॉइंट यकीन करें कलेक्ट करके ये इकट्ठे किए गए हैं। अब ये क्या है हलवा, किस पेज पे है बुक के? चैप्टर नंबर आप बता दें, पेज नंबर हम बता देते हैं 41। नहीं सर हम आगे हैं, आपकी तारीफ मैं कर गुजरा हूँ। आप आगे मेरे ख्याल में चले गए हैं। अच्छा इसमें ना स्पेसिफिक सिचुएशंस मैं आपको थोड़ी कवर करवा देता हूँ। पेपर में एक चीज़ जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो इस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं, जो जिन लोगों ने सिर्फ इस रिवीजन सेशन के लिए आए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि मिस स्टेटमेंट का आमतौर पर जब वर्ड स्टूडेंट्स देखते हैं तो देयर इज जस्ट वन थिंग इन द वर्ल्ड दैट दे थिंक अबाउट एंड दैट इज़ के ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन कोई 10-12 आइजाज हैं जिस पे इसके हवाले से गाइडेंस दी गई है। अब आपने वो सारे आइजाज पढ़े हुए हैं, हमारी बुक में वो पेज आई कैप की बुक में नहीं, जो मेरी बुक है उसमें पेज नंबर 41 पे वो गिवन है और वो कंपाइल्ड हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसे फिंगर टिप्स पे, आप इनमें से किसी से भी पूछ लें। पेज नंबर जो है ना वो खाली याद है, पेज 41 है और उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी याद हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ तो याद ही होंगे ना भाई, 11 पॉइंट्स हैं, कुछ तो याद होंगे। बल्कि मैंने ना उसमें एक और पॉइंट मुझे ख्याल आया तो मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया है। एक अच्छा नया पॉइंट मैंने इसमें क्या ऐड किया कि अगर आपको इस साल आप ऑडिट कर रहे थे और पिछले साल भी आपने ही ऑडिट किया था और इस साल आपको कोई गलती मिल गई, मटेरियल में स्टेटमेंट जो पिछले साल आपने डिटेक्ट नहीं की, तो कोड ऑफ एथिक्स की रूह से ना एक थ्रेट अराइज होगा जिसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, कि आप किस मुंह से जाके क्लाइंट को बताएं कि ये जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमने क्लीन ओपिनियन दिया था कि सब अच्छा है, नहीं उसमें तो मिस्टेक थी, वो मुंह नहीं मिल रहा। तो क्या है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इस वजह से अक्सर ये जब हम ऑडिट्स कर रहे होते थे ना तो कोई इस तरह की चीज़ होती थी कि डॉक्यूमेंटेशन इनएडिक्वेट है या कोई मसला है, तो वो अक्सर जो सीनियर मैनेजर्स वगैरह होते थे ना वो पूछते थे, कहते थे पिछले साल किसने ऑडिट किया था,
हमने ही किया होता था। तो वो बस फिर हाँ उसको ढूंढते हैं कि कौन बंदा था जो ये काम जिसने प्रोसीजर्स किए। तो एक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा कि अब किस तरह बताएं। दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल। आप लोगों को याद है क्वालिटी कंट्रोल में रिव्यू का कॉन्सेप्ट याद है? नहीं, रिव्यू क्या होता है? हाँ, DSR। उसमें रिव्यू क्या होता है मिस? नहीं, इन लोगों को पता है, ये असल में नज़र लग जाती है, इस वजह से ये लोग नहीं बता रहे। हाँ अच्छा, ये तो आप लोगों का पुराना हरबा है, फिर आप लोग जवाब देना बंद कर देते हैं। मैं असल में फॉलो नहीं कर पाया, मुझे था कि आप लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बस लास्ट सॉरी, बता रहे थे आप कुछ? नहीं, अच्छा रिव्यू होता है कि एक सीनियर पर्सन एक जूनियर टीम मेंबर का बस 5 मिनट ना, लेकिन एक्सप्रेशंस अच्छे वही जो हमारा होता है कि एक्सप्रेशन जैसे बहुत एंजॉय कर रहे। घर में कोई बर्थडे नहीं करनी आपने? नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये बजने दें। अननोन है नंबर हो, अभी है टाइम, आराम से वो हो जाएगी। नहीं अभी बहुत टाइम पड़े। अच्छा एक बस लास्ट सिचुएशन, तो ये मैंने ना क्लब किए हैं पॉइंट्स, आपने ये तरद्दुद करना है कि इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। और अब ना असल में पेपर किस तारीख को है? 12 सितंबर। आज क्या तारीख है? तकरीबन 12 ही हो गई है, तो 30 दिन 36 एक दिन रह गए हैं। 36 एक दिन 37 डेज टू बी प्रिसाइज रह गए हैं। तो 37 डेज अब रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में रोज़ का 1-2 पॉइंट्स ना याद करने शुरू कर दें तो पेपर तक पक्के हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं ये, अच्छा इसका मकसद क्या है? पेपर में कभी सवाल आ जाए ना कि ओपिनियन से आपको मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं, बताएं ओपिनियन के अलावा क्या कंसिडर करेंगे मामलात, तो वो ये सारे मामलात हैं। अब आपने ये सारे आपके भी रिस्पेक्टिव असातिज़ा कराम ने आपको ये पढ़ाए होंगे, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर होंगे, तो इनको कंसोलिडेटेड आपको मिल गया, तो इसको कहते हैं हलवा। बस ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। दूसरी सिचुएशन, अगर पेपर में कभी आपके पास आ जाए ना ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन साई, और रीजन उसका क्या है? मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन। रीजन क्या हो? मैं सरकमस्टेंसेस की वजह से अगर है, फिर नहीं, क्या हो रीजन? अच्छे एक्सप्रेशंस ना, एंड आखिरी 5 मिनट मांगे हैं। एक्सप्रेशंस इस तरह दे, स्माइलें पास करें, और ये कि मतलब ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वो वाले एक्सप्रेशंस। अच्छा ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन साई ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन। अब इसमें क्या क्या मामलात कंसिडर करनी है? मैनेजमेंट को एक दफ़ा कह के देखेंगे कि भाई स्कोप लिमिटेशन रिमूव कर दें प्लीज़, कह देना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं मसला हल होता तो शिकायत लगा दें नेक्स्ट अथॉरिटी को, TCWG को। तो कम्युनिकेशन विद TCWG इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखना होगा कि साई अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑब्टेन हो सकता है नहीं। तीसरी चीज़ रेफर EL मतलब एंगेजमेंट लेटर एंड कंपनी लॉ। इनको रेफर करने का क्या मकसद है? उनको समझाएं कि भाई ये एंगेजमेंट लेटर में आपने दस्तखत किए हैं कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे टू वॉट एवर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आर कंसिडर्ड नेसेसरी इन कनेक्शन विद द ऑडिट एंड कंपनी लॉ में रेहान, कंपनी लॉ में इस हवाले से कुछ लिखा हुआ है? मिस्टेक हो गई है, इसको काट देते हैं। हमें ये क्या नाम है इसका, ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन साई। 5 मिनट आप लोगों से मांगे। पहले तो आप लोग आधा घंटा चुप रहते थे। वैसे पता नहीं लगा है ना? अच्छा आखिरी लाइनें बस। कंपनी लॉ में भी ना राइट्स ऑफ ऑडिटर्स है ना, ये वो उस वजह से। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, फ्रॉड रिस्क, रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, रिटर्न ओरल, सब पे आपको डाउट क्रिएट होगा। कंसिडर विड्रॉल,
करंट एंड फ्यूचर। और लास्ट चीज़ क्या है? कम्युनिकेशंस। जब भी आपने ओपिनियन मॉडिफाई करना हो, EOM, OM, CAM और क्या कोई चीज़ रहता है कि MURGC, ये जब भी इस तरह की कोई चीज़ डालनी हो ना, पहले इन एडवांस कम्युनिकेट करना है टू TCWG। ये एक मुफ्त का पॉइंट है पेपर, इसके साथ लिख लें मुफ्ते का पॉइंट, मुफ्ते का मार्क बल्कि। नहीं तो उनको प्रेशराइज कर रहे होती हैं ना कि भाई अगर स्कोप लिमिटेशन रिमूव ना की या अगर मटेरियल में स्टेटमेंट ठीक ना की तो इस किस्म की ज़बान होगी ऑडिट रिपोर्ट में। ज़बान भी बताते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की ज़बान कैसे तब्दील होगी। कई एग्जाम्पल्स हैं ऐसी। डिफरेंट मैनेजमेंट डिसएग्री कर रही है, डिसएग्रीमेंट रीज़न है, वो सही पिक्चर नहीं पेंट करना चाह रहे और वो समझ, और इवन ऐसा होता है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ना जस्टिफिकेशन दे रहे होती हैं कि ये इन्होंने गलत क्वालिफाई किया रिपोर्ट, ऐसा भी होता है, मतलब वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लास्ट बात क्या है? ऑडिटर्स राइट टू स्पीक एट AGM। ये अब लिंकिंग है कंपनी लॉ के साथ, के कंपनी लॉ में है ना कि ऑडिटर जो है वो AGM भी अटेंड करता है। सिर्फ आखिरी इसकी लाइन, ये जो आइटैलिक्स में है ना, इसके साथ लिख लें बदल देंगे नाम, इसके साथ लिख लें बदल, नहीं बल्कि सॉरी काट नहीं, गलती से मैंने बोल दिया। इलिस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग कैम्स इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल अप्रेजल क्वेश्चंस। नहीं ना आया तो फिर और मसला। अच्छा एक चीज़ है, ये पता नहीं क्यों वैसे ना मेरा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमेशा से वो बहुत ज़्यादा समहाउ टेस्ट हो सकते हैं। जब मैं खुद पढ़ रहा था ना तो एक टॉपिक था उसमें 25 डेफिनेशंस थी। मेरा एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि ये मुझे तो कोई इनमें से डेफिनेशन याद नहीं है और आजकल ये डेफिनेशंस पूछ रहे, तो मैंने उसे कहा ये वाली कर लो याद, और ये 8 नंबर की कल आएगी पेपर में, उसमें 8 पॉइंट्स थे, यकीन करें वही आई थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हल लाइट ना लें इस, हाँ मैं बताता हूँ अभी इस अभी सेशन तो एंड होने देना, 4 डेज सेशन है। इसमें आप लोगों ने इस क्रिटिकल अप्रेजल के क्वेश्चन के लिए करना क्या है? इसके लिए करना सर ये है सिंपली कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट्स के मैंने टेम्पलेट्स नहीं दिए हुए उनको मैंने बल्कि आप लोगों को कहा था कॉपी करा के उनको भी दीवार पे लगा लें, वो लगाए हैं प्लीज़, उसको अब टाइम है उसको लगाएं। उसका भी नुस्खा सेम ही है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। की डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, कोड ऑफ एथिक्स, वो जो डब्बे 28 सिनेरियोज नहीं है, जो खाली 28 जो सिनेरियोज। अच्छा उन 28 सिनेरियोज का मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वैसे असूली तौर पे वो टेस्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए हो सकता है टेस्ट हो भी ना, असूल अप्लाई हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, रोज़ का एक सिनेरियो, 28 सिनेरियोज हैं, रोज़ का एक सिनेरियो कर लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। जी जो इनकंसिस्टेंसी वाले थे तो उसमें जो 2 पॉइंट लिखे थे कि अगर कोई और एविडेंस और मैनेजमेंट जो एविडेंस है उसमें इनकंसिस्टेंसी है, तो उसके जो पॉइंट्स थे उसमें ये था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और ऑडिट प्रोसीजर्स को दोबारा से देखेंगे और उसको आगे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये वाला पॉइंट आपने ये जो लिखे ना, जब मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, फ्रॉड रिस्क, रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, इसमें सही कह रही हैं, वो भी कवर होता है, वो भी पॉइंट आना चाहिए। रिविजिट करेंगे, कोई मजीद प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत है तो वो परफॉर्म करेंगे। सर इफ प्रायर पीरियड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, report on other legal and regulatory responsibilities। हाँ ये देखें, ये मैंने एक पॉइंट गोल कर लिया था, उन्होंने पिक कर लिया कि ये आपने नहीं डिस्कस किया, थैंक यू। रिपोर्ट ऑन पेज नंबर 12 पे आए, ये जो 11वां डब्बा नजर आ रहा है
इस 11वें डब्बे में एक एग्जाम फोकस पॉइंट है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, एग्जाम फोकस पॉइंट छोड़ दिया। ये जो आप लोगों ने जल्दी डाली हुई है ना, इसकी वजह से ये मसला हुआ है स्टूडेंट्स। सॉरी, ये डिस्कस किया था। अच्छा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं प्रॉपर मेंटेन की है, इसका भी ओपिनियन मॉडिफाई होगा, या वो एफएस से एग्री कर रही है नहीं, इस पे भी आप कमेंट नहीं कर सकते जब आपके पास साइन नहीं है। ये वो वाला पॉइंट है। समझ आया या नहीं? जान नहीं छुड़ाएं ये, क्योंकि पेपर आपने देना है 12 को। और किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन वालों को एक दफ़ा फिर मैं उनके को क्लियर कर दूं। अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो देयर इज़ अ पेज लर्न विद बिलाल कुरैशी, उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जो हमने लिंक जहां पर शेयर किया हुआ है या बूस्टर सेशन की वीडियो डाली हुई है, उधर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको लेटेस्ट बाय मंडे आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़। बस